आज के इस अहम विश्लेषण में हम 20वीं सदी की सबसे बड़ी और दुखद भू राजनीतिक घटनाओं में से एक पर बात करने वाले हैं। भारत का विभाजन, जो सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन जो शुरू में बिल्कुल एकजुट था, वो अचानक दो मुल्कों में कैसे बढ़ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी की खुशी अपने पीछे अपार मानवीय त्रासदी का मंजर छोड़ गई? इस सवाल का जवाब इतिहास की उन परतों में छिपा है जिन्हें आज हम खोलने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हम कुछ अहम पड़ावों में समझेंगे। विभाजन के बीज दरअसल कहाँ बोए गए, विचारधाराएं कैसे और क्यों बदलीं, वो कौन सा मोड़ था जहां से वापसी नामुमकिन हो गई, फिर अंतिम योजना क्या थी और आखिर में इसके भयानक परिणाम क्या निकले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विभाजन के बीजों की, यानी तत्कालीन जनसांख्यिकी और अंग्रेजों की कुख्यात फूट डालो और राज करो नीति की। कहानी की शुरुआत होती है 1900 के दशक की शुरुआत से। उस वक्त ब्रिटिश भारत की कुल आबादी लगभग 38 करोड़ थी। इसमें करीब 65% हिंदू, 27% मुस्लिम और 8% अन्य समुदाय थे। लेकिन असली कैच यहां है, मुस्लिम आबादी पूरे देश में एक समान नहीं फैली थी, बल्कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी प्रांतों जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में ये भारी बहुमत में थे। और यही भौगोलिक संकेंद्रण आगे चलकर एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। अब इतिहास की इन 3 तारीखों पर गौर कीजिए। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन। इसके तुरंत बाद राजनीतिक लामबंदी इतनी तेज हुई कि 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो गया। और फिर 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मॉर्ले मिंटो सुधारों को लागू कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इन सुधारों में ऐसा क्या खास था। यहीं एंट्री होती है सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल की। इसका सीधा सा मतलब था कि अल्पसंख्यक समुदाय केवल अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट देंगे। ये अंग्रेजों की फूट डालो रणनीति का सबसे असरदार हथियार था, जिसने भारतीय राजनीति में धर्म को हमेशा के लिए एक संस्थागत रूप दे दिया। यहीं से विचारधाराएं बदलने लगीं और भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आने लगे। जैसे जैसे आज़ादी की मांग तेज हुई, दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच की खाई भी चौड़ी होने लगी। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका विजन एक धर्मनिरपेक्ष और एकजुट भारत का था। वो खुद को सभी समुदायों का प्रतिनिधि मानते थे। और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिनका साफ कहना था कि भारतीय मुसलमानों के इकलौते प्रतिनिधि केवल वही हैं। शुरुआत में जो मांग पृथक निर्वाचक मंडल के जरिए अधिकारों की रक्षा तक सीमित थी, वो धीरे धीरे एक अलग राष्ट्र की मांग में तब्दील होने लगी। इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। 1916 में जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता करवाया था, वही जिन्ना 1934 में लंदन से लौटकर टू नेशन थ्योरी के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। इसी बीच 1930 में मोहम्मद इकबाल ने पहली बार खुलकर एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग रखी, और फिर 1933 में छपे एक पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन हो गई, यानी सत्ता का खेल और दूसरा विश्व युद्ध। 1930 के दशक के अंत तक हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था, और इसमें सबसे बड़ा कैटलिस्ट साबित हुआ दूसरा विश्व युद्ध। हुआ ये कि अंग्रेजों ने बिना किसी भारतीय नेता से सलाह लिए भारतीय सैनिकों को युद्ध में उतार दिया। इसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी सभी जीती हुई प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, और बस इसी राजनीतिक शून्यता का मुस्लिम लीग ने पूरा फायदा उठाया और अंग्रेजों को अपना बिना शर्त समर्थन दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू महासभा ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों का साथ दिया, जिसने इस पूरी राजनीतिक बिसात को और भी ज्यादा उलझा दिया। फिर आए 1946 के चुनाव, जिनके नतीजों ने एक नई और कड़वी सच्चाई देश के सामने रख दी। कांग्रेस ने हिंदू बहुल इलाकों में 1585 में से 923 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग ने 482 में से 425 सीटों पर भारी जीत दर्ज की। इन नंबरों ने साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग को अब मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन हासिल है, और इसी के साथ पाकिस्तान की मांग को एक मजबूत लोकतांत्रिक मोहर मिल गई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अब बात अंतिम योजना, डायरेक्ट एक्शन और अंग्रेजों के जल्दबाजी में देश छोड़ने की आ गई। जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ेगा, तो उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा।
इसमें एक 3 स्तरीय एकजुट भारत का प्रस्ताव था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसके कई प्रावधानों पर सहमत नहीं हुए। हर समझौता फेल हो गया। इसके बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। नतीजा, कलकत्ता से शुरू हुई भयानक सांप्रदायिक हिंसा, जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। ये इस बात का खौफनाक सबूत था कि शांति से एक साथ रहने का सपना अब चकनाचूर हो चुका है। उस वक्त नेताओं की बेबसी और हताशा कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी के इन शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने कहा, लड़ाई करने के बजाय हमें उन्हें उनका पाकिस्तान दे देना चाहिए। रोज सड़कों पर बहते खून और भयानक हिंसा को रोकने का और कोई रास्ता ना देखकर कांग्रेस नेतृत्व ने भारी मन से इस बंटवारे को स्वीकार कर लिया। अब जरा देखिए कि ये बंटवारा कितनी भयानक जल्दबाजी और लापरवाही में हुआ। सीमा रेखा खींचने का जिम्मा सर सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया, एक ऐसा इंसान जो इससे पहले कभी भारत नहीं आया था। उसे यहाँ के भूगोल, समाज या संस्कृति की कोई समझ नहीं थी। उसने सिर्फ कुछ पुराने कागजी नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लाइन खींच दी, और ये पूरी प्रक्रिया महज 3 हफ्तों में पूरी कर ली गई। जरा सोचिए, एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य सिर्फ 21 दिनों में तय कर दिया गया, जिसका नतीजा था एक ऐसा दुखद विस्थापन और बंटवारा जिसकी टीज आज दशकों बाद भी महसूस होती है। 14 और 15 अगस्त 1947 को 2 नए देश तो बन गए, लेकिन सीमाओं का ऐलान 2 दिन बाद हुआ। यह बंटवारा इतना अजीब और बेतुका था कि आप हैरान रह जाएंगे। सेना की टुकड़ियां, रेलवे, सरकारी खजाने से लेकर दफ्तर की मेजें, कुर्सियां और यहां तक कि टाइपराइटर भी आधे आधे बांटे गए। नौकरशाही के इस पागलपन में एक पूरे साम्राज्य को सचमुच बीच से काट दिया गया था। लेकिन इस पूरे वाकये की सबसे भयानक सच्चाई थी इसकी मानवीय कीमत। ये सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं थी, ये एक खूनी लकीर थी। इस बंटवारे की वजह से इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक हुआ। अकल्पनीय दंगे हुए, लोग अपने ही घरों से रातों रात बेघर हो गए, और अनुमान है कि करीब 15 से 20 लाख लोगों ने इस नफरत की आग में अपनी जान गंवा दी। तो आज इस पूरे विश्लेषण के अंत में इतिहास के पन्नों से हमारे सामने ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। महज 3 हफ्ते के अंदर बंद कमरों में खींची गई उस सीमा के गहरे घाव क्या कभी सच में भर पाएंगे? दशकों बीत चुके हैं, लेकिन लंदन और दिल्ली में लिए गए उन जल्दबाजी भरे फैसलों की छाया आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगियों को परिभाषित करती है। क्या हम कभी इस इतिहास के साए से पूरी तरह बाहर निकल पाएंगे? सोचने वाली बात है ना।